बेपनाह और इश्क बेपनाह से पहला अध्याय। लखनऊ का दिल हजरतगंज। लखनऊ की एक शानदार सुबह। समय 6:30। लखनऊ जो अपनी तहजीब और नजाकत के कारण जाना जाता है। इसे नवाबों का शहर यूं ही तो नहीं कहते। यहाँ की हिंदी में भी लखनवी अंदाज झलकता है। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये शब्द सुनते ही चेहरे पर एक मीठी मुस्कान अनायास ही आ जाती है। फिलहाल कहानी शुरू करते हैं। लखनऊ का दिल कहे जाने वाला हजरतगंज शहर के बीच में बसा है। वहीं एक लड़की तेजी से चली जा रही है। उसे देखकर ऐसे लग रहा है वो बहुत जल्दी में है। उसके चेहरे पर उसके बाल बार बार आ रहे हैं, जिन्हें वो जल्दी से पीछे कर देती है। बाल हवा की वजह से वापस आ जाते हैं तो वो उन्हें जूड़े में लपेट देती है और वापस चलने लगती है। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और उसके बाल वापस बिखर जाते हैं, लेकिन इस बार उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर पर एक बेकरी की दुकान में अंदर जाकर वहां काम कर रहे छोटे लड़के से पूछती है, रहीम चाचा कहाँ है? लड़का कुछ बोलता उससे पहले से ही अंदर से आते एक आदमी की आवाज आती है, हम यहाँ हैं बिटिया। ये शायद दुकान के मालिक रहीम चाचा की आवाज थी। वो काउंटर पर आते हैं, उनके हाथ में एक डब्बा है जिसमें चॉकलेट केक है। लड़की, क्या चाचा, हमने आपसे कहा था कि आप इसे जल्दी तैयार कर दीजिएगा। माँ को रखा केक बिल्कुल नहीं पसंद, पर आपने देर कर दी। हम सुबह से 3 बार आ चुके हैं, अब तक तो माँ उठ भी गई होगी। आपकी वजह से हमारा सरप्राइज पूरी तरह खराब हो जाएगा। रहीम चाचा, ना ही होगा बिटिया, अगर तुम हमका डांटने के बजाय घर जल्दी जाओ तो। वैसे भाभी तुमका ढूंढ चुकी होगी हर जगह। जाओ जल्दी बेटा, लाइए इसे हमें चाचा। रहीम चाचा के हाथ से वो पैकेट लेकर वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर वो पहले अपने छोटे भाई को उठाती है, फिर दोनों टेबल पर केक तैयार करते हैं और अपनी माँ रिधिमा के पास किचन की तरफ आते हैं। रिधिमा जी किचन में नाश्ता बना रही थी। उनके कदमों की आहट सुनकर उठ गए दोनों। चलो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, मुझे स्कूल भी तो जाना है। थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आता तो वो दोबारा उन्हें बुलाती है, अनाहिता, रुद्राक्ष, आप सुन रहे हैं? हाँ, तो आप समझ गए होंगे। सुबह से परेशान सी ये मिस्ट्री गर्ल अनाहिता ही थी। अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत, उम्र 22 साल, हीरे से तराशी गई बड़ी बड़ी नीली आंखें, पर उसमें हमेशा एक सूनापन रहता है। दूध सी गोरी स्किन, लंबे काले बाल जो अक्सर उसे बहुत परेशान करते हैं। अनाहिता बेहद सुलझी हुई, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाने वाली लड़की है। हाँ, अनाहिता इतनी सोशल नहीं है। उसकी दुनिया बस कुछ लोगों तक ही सीमित है। हजरतगंज की गली दुकानों के अधिकतर लोग उसे जानते थे। जानते भी क्यों ना, वो थी ही ऐसी कि अगर वो हंस दे तो रोता इंसान भी उसकी मुस्कान में खो जाए। ये अलग बात है, उसे किसी ने कभी हंसते नहीं देखा था। और दूसरा, वो शहीद सूर्य प्रताप रघुवंशी की बेटी थी जो हजरतगंज की शान थे। एक बात बता दूं अनाहिता के बारे में, उसे एक चीज से सख्त नफरत थी, वो थी फौजियों से। हाँ, पर वो पापा को बेहद प्यार करती थी। अनाहिता और रुद्राक्ष अचानक से रिधिमा के सामने आ जाते हैं, जिससे वो चौंक जाती है। दोनों साथ में, हैप्पी मदर्स डे माँ, ये आपके लिए। रुद्राक्ष रिधिमा जी के हाथों में एक बॉक्स पकड़ाते हुए, माँ ये आपके लिए मेरी और दीदी की तरफ से। आप हमेशा ऐसे ही खुश रहना माँ, क्योंकि आप बहुत स्पेशल हो हमारे लिए। रिधिमा गिफ्ट को लेकर पास की कुर्सी पर रखने वाली ही थी तो रुद्राक्ष उन्हें ये खोलने को कहता है। रिधिमा गिफ्ट खोलती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उसमें एक साड़ी होती है। रिधिमा दोनों के गालों को प्यार से छूती है, जो उन्हीं का चेहरा देख रहे हैं। तो कितने दिनों की पॉकेट मनी गई आप लोगों की इसमें? अनाहिता, माँ आप वो छोड़ो, आप ये बताइए कि ये है कैसी? रिधिमा जी, बहुत प्यारी है, आप दोनों जैसे, कहते हुए रुद्राक्ष के बालों पर हाथ फेरती है। रुद्राक्ष, ओ माँ, आप सेंटी होकर बाल बिगाड़ देते हो, यू नो ना, नाउ आई एम बिग बॉय। अनाहिता, हाँ माँ, रुद्र अब बड़े हो गए हैं। इतना कहकर वो रुद्राक्ष को गुदगुदी करने लगती है। रुद्राक्ष, प्लीज दी बस करो ना, प्लीज, मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। वो देखो केक मेल्ट हो रहा है, मुझे खाने दीजिए, फिर मुझे स्कूल भी जाना है। रिधिमा जी दोनों को ब्रेकफास्ट करा के उन्हें भेजकर खुद भी स्कूल जाने को रेडी होती है। जाने से पहले रिधिमा जी अपने पति की फोटो के पास आकर, देखा आपने, आपके बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अनाहिता तो बिल्कुल आप जैसी है, उतनी ही सुलझी, खुद में ही रहती है। हाँ, रुद्र उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कभी कभी डर लगता है कि हमने उन्हें अच्छी परवरिश दी है या नहीं। सच कह रहे हैं, आपकी कमी बहुत खलती है दोनों को, पर मुझे दुख ना हो इसलिए दिखाते नहीं। कहते कहते रिधिमा जी की आंखों से आंसू नीचे गिरने लगते हैं। शायद इस बार पल के आंसुओं का बोझ उठा नहीं पाई। वो वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। अनाहिता 10 और रुद्राक्ष 1 साल के थे। तभी सूर्य प्रताप जी आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तब से रिधिमा जी अपने दोनों बच्चों को अकेले ही संभाल रही थी। सूर्य प्रताप जी के बाद उनके परिवार ने भी रिधिमा जी का साथ नहीं दिया। आज रुद्राक्ष 13 और अनाहिता 22 की है। रुद्राक्ष 7th में है तो अनाहिता BSc तृतीय वर्ष की छात्रा है। साथ ही वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है। रिधिमा जी ने कड़ी मेहनत से अपने बच्चों को जो परवरिश दी है, आज उसकी झलक उनमें साफ साफ दिखती है। रिधिमा जी खुद एक स्कूल टीचर है। बहुत सी तकलीफें थी, फिर भी वो अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। अनाहिता कॉलेज पहुंचती है। उसे गेट पर नंदिनी और मुक्ति मिल जाती है। दोनों अनाहिता की बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जान। भले ही अनाहिता पिछले 2 सालों से कॉलेज में थी, पर ज्यादा लोगों से उसकी पहचान नहीं थी। उसका एंटी सोशल होना इसकी बहुत बड़ी वजह थी।
तीनों साथ में अंदर आती हैं। मुक्ति, अनाहिता सुनो ना यार, प्लीज आज सर से बात कर लो ना हमारी लीव के लिए। यार दी की शादी में बहुत कम टाइम बचा है। नंदिनी, तू हर बार अपना काम हम लोगों से नहीं करवा सकती, तो खुद उनसे बात क्यों नहीं करती? वैसे तो दिन भर पिटर पिटर करती रहती है हमारे सामने। मुक्ति, यार अनाहिता सर की फेवरेट है, वो इसकी बात झट से मान लेंगे। हमें तो देखते ही पढ़ने की एडवाइस देने लगते हैं। अनाहिता, जब आप क्लास में पढ़ाई छोड़कर मस्ती करेंगी तो वो डांटेंगे ही। नंदिनी सही कह रही है, इस बार हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, आप अपना काम खुद कीजिए। मुक्ति, ठीक है, नहीं करेंगी हेल्प आप दोनों, कोई बात नहीं। वैसे भी कौन है यहाँ हमारा, जा रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर मना ही कर देंगे ना। दी की शादी ही तो नहीं एंजॉय कर पाएंगे, तो क्या हुआ? अगर ये हमारे बचपन का सपना है तो क्या हुआ जो हम इसके लिए मरे जा रहे हैं पिछले 2 महीने से। कहते हुए मुक्ति 4 कदम आगे चलती है। नंदिनी, अनाहिता सुन ना, वैसे तो मैं नहीं कहती, पर दी की शादी की बात है, कर ले सर से बात। अनाहिता, आप भी आ गई इनकी बातों में, देखना आप 5 सेकंड में वापस आ जाएंगी। अनाहिता का इतना कहना था कि मुक्ति उनके बगल में आके खड़ी हो गई। मुक्ति, प्लीज यार कर दो हमारी मदद प्लीज। अनाहिता, पहले आप वादा कीजिए कि आप आइंदा से प्रोफेसर से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं लेंगी हमारी, ये आखिरी दफा होगा। मुक्ति, मंजूर है हमें, तुम आज ये कर दो बस। अनाहिता, चलिए। अनाहिता सर के केबिन में जाती है। अनाहिता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, साथ ही सलीकेदार भी, तभी वो टीचर्स की पसंदीदा थी। पहले तो सर मना कर देते हैं, फिर अनाहिता के कहने पर मान जाते हैं। तीनों बाहर कैंपस में आती हैं। मुक्ति खुशी से पागल ही हो जाती है। वो दोनों को गले लगाती है और कहती है, अनाहिता आपके चरण कहाँ हैं, बताइए हमें। अनाहिता, वही है जहाँ होने चाहिए। मुक्ति, आप दोनों हमारी जान हैं, बेस्टेस्ट फ्रेंड। बस कर मुक्ति, वो तो हम हैं ही, चल अब। तीनों ने अपनी अपनी क्लासेस अटेंड की। दोपहर 2:30 बजे तीनों कैफे पहुंचती हैं। अनाहिता पिछले 1 साल से इस कैफे पर जॉब करती थी। नंदिनी और मुक्ति भी वहाँ उसके साथ ही रहती थी। अनाहिता अपना काम बड़ी जिम्मेदारी से करती थी, इसलिए कैफे का मालिक चेतन भी उससे खुशी रहता है। कैफे पहुंचकर अनाहिता ने अपनी ड्रेस पहनी और अपने काम पर लग गई। अनाहिता ज्यादा बोलती नहीं थी, बस ऑर्डर लेती थी, उसके बाद उन्हें सर्व करके बिल ले लेती थी। शाम के 5:30 बज चुके थे। अनाहिता बस जाने वाली थी, तभी कैफे पर 4 लड़के आए। चारों ने आते ही कॉफी का ऑर्डर दिया और बैठ गए। अनाहिता उनके लिए कॉफी तैयार करने लगी। मुक्ति और नंदिनी बाहर आके रुक गई थी। आज नंदिनी का भाई उसे लेने आया था, तो मुक्ति और नंदिनी उससे बातें कर रही थी। अनाहिता ने कॉफी सर्व की और बिल लेने का चेतन को बोल के जाने लगी। अनाहिता अभी 2 कदम चली ही थी कि उनमें से एक ने आवाज दी। पहला, अरे कहाँ जल्दी मैडम, कॉफी खत्म होने तक रुकिए। दूसरा, वैसे भी कॉफी के साथ कुछ तीखा होना जरूरी होता है, और तुम तो पूरी की पूरी ही तीखी मिर्च हो। अपने होंठों पर अपनी जीभ फिराते हुए वो बोला। अनाहिता ने सुना तो उसका खून खौल गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आगे की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक अनाहिता के आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। हाय, मैं हूँ आरजे शीतल और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माही त्रिपाठी की लिखी बुक इश्क बेपनाह, और इश्क बेपनाह से दूसरा अध्याय, अनाहिता का गुस्सा। अनाहिता ने सुना तो उसका खून खौल गया, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आगे की ओर कदम बढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक अनाहिता के आगे आया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये अनाहिता के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अनाहिता, क्या बदतमीजी है ये, हाथ छोड़िए हमारा। अनाहिता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा तो सामने बैठे चेतन की निगाह उसके ऊपर गई। चेतन, ओ हाथ छोड़ उसका, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? कहते हुए चेतन आगे आने लगा तो उन चारों में से एक ने पैर आगे करके उसे गिरा दिया। चेतन नीचे गिर गया। उसने उठने की कोशिश की तो तीसरे लड़के ने उसे धक्का देकर वापस गिरा दिया, जिससे चेतन पास रखी कुर्सी से टकरा गया। उसके सर से खून निकलने लगा। अनाहिता ने देखा तो उस लड़के के हाथ को झटका और चेतन की ओर दौड़ी। अनाहिता, अंकल आप ठीक तो हैं? अनाहिता ने अपना रुमाल खून निकलती जगह पर लगाते हुए कहा। वो लड़का जिसने अनाहिता का हाथ पकड़ा था उसके पास आया और वापस उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, कहाँ इस बूढ़े पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हो जान, मेरे साथ चलो, जो मजे कराऊंगा जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अब अनाहिता ने अपना आपा खो दिया था। वो जोर से चिल्लाई, समझ नहीं आता एक बार में, हमारा हाथ छोड़िए। अनाहिता इस बार इतने जोर से चीखी थी कि थोड़ी दूर पर खड़ी मुक्ति, नंदिनी और उसके भाई की नजर कैफे की तरफ चली आई। वहां अनाहिता को चारों लड़के घेर के खड़े थे। तीनों कैफे की तरफ आए। चारों लड़के अनाहिता को घेर के खड़े थे। ये देखकर नंदिनी का भाई उसकी हेल्प करने आया। उसे आता देख अनाहिता चिल्लाई, एक को भी हाथ मत लगाइएगा। अनाहिता का गुस्सा देख नंदिनी ने अपने भाई का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, भाई जहां है वहीं रहे, वरना तू भी पिटेगा उनकी तरह। मुक्ति, सच कह रहे हैं नंदू, इन्हें इतनी पड़ेगी कि आज के बाद ये चारों किसी को नहीं छेड़ेंगे। उधर अनाहिता ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर किए तो एक लड़का उसके चारों ओर घूमते हुए, अच्छा तो ये अब हमें पीटेगी, भाई लोग संभल के, आज तो तुम्हारे भाई की हड्डी टूटने वाली है। उसका इतना कहना था कि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर पड़ा। वो वहीं गिर पड़ा। ये देखकर दूसरा लड़का अनाहिता की ओर दौड़ा। अनाहिता ने एक किक मारी और दूसरा वाला भी उसके बगल में लेटा दिखाई दिया। उन्हें एक बार में गिरता देख बाकी दोनों लड़कों की घिग्गी बन गई। अब अनाहिता उसकी तरफ बढ़ी जिसने उसका हाथ पकड़ा था, तो वो उससे दूर जाने लगा। अनाहिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगी, आप कुछ बोल रहे थे? इतना बोलना था कि वो लड़का पीछे रखी कुर्सी पर चढ़कर भागता बना।
अब जो लड़का बचा था उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और बोला, हिम्मत है तो आगे आओ। उसके ये कहने पर अनाहिता आगे आई तो वो पीछे हो गया। अनाहिता ने अपनी स्लीव्स ठीक करते हुए, एक काम कीजिए, अपने दोनों दोस्तों को उठाकर किसी डॉक्टर के पास ले जाइए। दोनों हिल भी नहीं रहे। रही बात हमसे लड़ने की, तो हम 12 से 6 तक यहीं रहते हैं, कभी भी आ जाइएगा। अनाहिता के कहते ही उसने अपने दोस्तों को कार में डाला और भागता बना। अनाहिता अंदर कैफे में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर चेतन की चोट साफ की। ज्यादा नहीं लगी थी तो अनाहिता ने उस पर बैंडेज लगा दिया। फिर उनसे बोली, अंकल हम घर जा रहे हैं, 6:30 हो गए हैं, माँ टेंस हो रही होगी। ये कहकर वो मुक्ति और नंदिनी के पास आई। नंदिनी, क्या मैटर हो गया था अनाहिता? अनाहिता, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा झगड़ा हो गया था, पर अब सब ठीक है। मुक्ति, हमें पता था आप निपट लेंगी, इसीलिए हम नहीं आए। मुक्ति के ये कहने पर नंदिनी ने उसे अपनी आंखें दिखाते हुए घूरा। अनाहिता, उन्हें घूरने की जरूरत नहीं है, हमने देखा था आपको आते हुए। नंदिनी, मुझे पता है तुझे हेल्प लेना नहीं पसंद, और उन्हें कोई और पीटता तो तुझे सुकून कैसे मिलता? अनाहिता, आप दोनों से बेहतर हमें कोई नहीं समझ सकता। नंदिनी, सही कहा, वैसे उन्हें पीटने के लिए कोई और भी बहुत उतावला हो रहा था। अनाहिता, कौन है वो, आप या मुक्ति? नंदिनी, हमारे भाई साहब। तभी नंदिनी का भाई सामने आया। आइए आपको मिलाते हैं, ये हैं हमारे भाई पार्थ, कल ही आए हैं दी की शादी के लिए। दरअसल नंदिनी और मुक्ति दोनों कजन थी, तो मुक्ति की दी नंदिनी की बहन थी। बस उन्हीं की शादी के लिए पार्थ आया था। पार्थ आर्मी में था, उसकी बॉडी लैंग्वेज काफी अट्रैक्टिव थी। सांवला रंग, लंबाई 6 फुट 2 इंच, एक सांचे में ढला शरीर, बहुत ही हंसमुख और मिलनसार। पार्थ के चेहरे पर हर वक्त एक स्माइल रहती थी। उसका मानना था लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक स्माइल से झेलने की ताकत आ जाती है। उसका जिंदगी को जीने का तरीका काफी अलग था। पार्थ आगे आता है और अनाहिता की ओर अपना हाथ बढ़ाकर, मैं तो फर्स्ट मीटिंग में आपका फैन हो गया, मतलब ऐसे मूव्स तो हमारे यहाँ भी नहीं सिखाते। एक ही थप्पड़ और बंदा ऑन द अर्थ। अनाहिता ने हाथ मिलाते हुए अपनी आंखों को शक से उठाते हुए पूछा, थैंक्स इस हौसला अफसाई के लिए, लेकिन ये मूव आपके यहाँ नहीं सिखाई जाती से हम समझे नहीं। अनाहिता ने पार्थ के हाथ पर थोड़ा जोर बढ़ाते हुए कहा। पार्थ कुछ बोलता इससे पहले मुक्ति बोली, वो भाई ने चंडीगढ़ में कराटे क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो वहीं का बोल रहे थे। अनाहिता ने हाथ छुड़ाते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर मुक्ति और नंदिनी की तरफ देखकर, हम चलते हैं, माँ परेशान हो रही होगी। मुक्ति, तो हमारे साथ ही चलना, हम भी तो घर ही जा रहे हैं। अनाहिता को लेट हो रहा था, इसीलिए वो मान गई। कार में बहुत शांति थी, इसीलिए पार्थ ने म्यूजिक ऑन कर दिया। म्यूजिक सिस्टम पर गाना खुदाया भी बज रहा था। पार्थ को ऐसे सॉन्ग पसंद तो थे, पर वो अधिकतर पंजाबी सॉन्ग ही सुनता था। पार्थ ने गाना चेंज करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अनाहिता ने कहा, चलने दीजिए प्लीज। पार्थ ने हाथ नीचे कर लिया। कैफे से घर पहुंचने में 30 मिनट लगते थे। वैसे तो तीनों बातें करती रहती थी तो रास्ते का पता नहीं चलता था, पर आज मुक्ति और नंदिनी चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था अनाहिता पार्थ के आगे शो नहीं कर रही थी। पर आज के इंसिडेंट से वो बहुत अपसेट थी। सबको यूं चुप देखकर पार्थ ने अनाहिता से पूछा, आपने बताया नहीं, इतनी फास्ट कराटे मूव्स कहाँ से सीखे? अनाहिता, कुछ बचपन में अपने पापा से और बाकी अकेडमी से। अनाहिता इतना कहकर चुप हो गई। पार्थ, लगता है आप ज्यादा बोलती नहीं। अनाहिता, हाँ शायद। मुक्ति, वैसे भाई अनाहिता ब्लैक बेल्ट है कराटे में, कभी आपसे फाइट करा के देखेंगे कि कौन बेस्ट है। मुक्ति की इस बात पर अनाहिता बस मुस्कुरा दी। नंदिनी ने देखा तो इशारे से मुक्ति को चुप रहने को कहा। वापस अब कार में शांति छा गई। अनाहिता ने अपना सर सीट से लगाया और आंखें बंद कर ली। पार्थ ने अनाहिता को देखा, वो बहुत मासूम लग रही थी। तभी गाना बजने लगा, तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। पार्थ कुछ देर उसे यूं ही देखता रहता है और फिर गाड़ी चलाने लगता है। आंखें बंद करके अनाहिता खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि रिधिमा जी के सामने खुद को ठीक दिखा सके। अनाहिता ने खुद को काफी स्ट्रांग बना लिया था, पर माँ के सामने अक्सर कमजोर पड़ जाती थी। नंदिनी रास्ता बताती है, जिससे पार्थ अनाहिता के घर पहुंच जाता है। गाड़ी रुकने पर अनाहिता की आंख खुलती है, वो सबको घर आने का कहती है। सब घर में आते हैं। अनाहिता, आप दोनों माँ से कुछ मत कहिएगा। मुक्ति, हाँ पता है, कोई याद से नहीं है आपके साथ। सब घर में आते हैं। रिधिमा जी किचन में खाना बना रही हैं। रुद्राक्ष हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। जैसे ही उसने सबको देखा, दौड़ कर आया। रुद्राक्ष, हाय मुक्ति दी, हाय नंदू दी। दोनों रुद्राक्ष को हक करती हैं। नंदिनी, कैसा है मेरा चैंप? मुक्ति, पहले से हैंडसम हो गए हैं। रुद्राक्ष, दी दैट्स नॉट ट्रू, मैं हमेशा से हैंडसम था। फिर पार्थ की ओर देखकर, दी ये कौन है? नंदिनी, मेरा भाई है। रुद्राक्ष, नमस्ते भैया। पार्थ, नमस्ते, क्या नाम है आपका? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष प्रताप रघुवंशी। पार्थ, नाइस नेम, बट क्या मैं भी चैंप बुला सकता हूँ, लाइक नंदू? रुद्राक्ष, ऑफ कोर्स, आइए आप लोग, मैं माँ को बुलाता हूँ। रुद्राक्ष, माँ दी आ गई और नंदू और मुक्ति दी भी आई हैं। रिधिमा जी किचन से आती हुई, कैसी हो आप दोनों? मुक्ति और नंदिनी रिधिमा जी के गले लगते हुए, एकदम अच्छी, और आप कैसी हैं आंटी? मुक्ति, वैसी ही ब्यूटीफुल और सिंबल ऑफ ब्यूटी। नंदिनी, यू आर राइट मुक्ति, आंटी ऑलवेज लुकिंग प्रिटी एंड हॉट। रिधिमा जी दोनों के कान खींचते हुए, अच्छा रुकिए बताते हैं अभी। नंदिनी, प्लीज आंटी, भाई के सामने तो छोड़ दीजिए, वरना घर पे जाके चिढ़ाएगा। रिधिमा जी, क्यों? माँ की मार तो बच्चों को अक्सर पड़ती ही रहती है। पार्थ, और यही तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है माँ का प्यार दिखाने का। ये कहते हुए पार्थ रिधिमा जी के पैर छूने लगता है। रिधिमा जी, बस बस बेटा, आप। नंदिनी, आंटी भैया है मेरे, कल ही आए हैं चंडीगढ़ से। रिधिमा जी पार्थ के सर पर हाथ फेरते हुए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। रुद्राक्ष पार्थ के पास आकर, नीचे झुकिए। रुद्राक्ष के कहने पर पार्थ नीचे बैठ जाता है।
माँ ऐसे ही मेरे बाल भी खराब कर देती हैं। कहते हुए रुद्राक्ष पार्थ के बाल बनाने लगता है। पार्थ, चैंप के लिए माँ का प्यार होता ही ऐसा है। रुद्राक्ष, पता है ये तो, पर बाल तो खराब हो ही जाते हैं ना। रुद्राक्ष की मासूमियत भरी बातें सुनकर सबको हंसी आ जाती है। रिधिमा जी, अनाहिता कहाँ गई? नंदिनी, शायद अपने रूम में गई है, मैं उसे लेकर आती हूँ। नंदिनी जानती थी अनाहिता बहुत अपसेट है, लेकिन अभी किसी को दिखा नहीं पा रही है। जब तक उसका गुस्सा निकल नहीं जाता वो खुद को तकलीफ देती रहेगी। इसीलिए वो अनाहिता के रूम में आ गई ताकि वो अपनी फीलिंग्स उससे शेयर कर सके। नंदिनी रूम में आती है तो देखती है अनाहिता बाथरूम में है और उसका गेट खुला है। नंदिनी बाथरूम में जाती है तो देखती है अनाहिता अपना हाथ बार बार साबुन से धुले जा रही है। नंदिनी गेट पर खड़ी हो जाती है। अनाहिता कई बार अपने हाथों को धुलती है, आखिरकार खींच कर एक मुक्का दीवार में मारती है जिससे उसके हाथ में ब्लड आ जाता है। नंदिनी दौड़कर उसके पास जाती है। नंदिनी, चल बाहर चल, अगर तेरा हाथ साफ हो गया हो तो। अनाहिता कुछ नहीं बोलती। अनाहिता अपने भावों को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी, इसीलिए उसके मन में क्या चल रहा है ये जानना बाकी सबके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन नंदिनी के लिए ये बहुत आसान था। नंदिनी, मारा तो उनको, फिर खुद को क्यों हर्ट कर रही हो? अनाहिता, वैसे ही तो क्या करें, कब तक झेलते रहें ऐसे दरिंदों को? इन अमीरजादों को हर लड़की अपने बाप का मान लगती है, हमें घिन आती है ऐसे लोगों से। नंदिनी, ये दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से, तो क्या करें, जीना छोड़ दें सब? नहीं ना, लोग लड़ते हैं जैसे तू लड़ी, उनके छूने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? मुझे पता है तू बहुत ब्रेव है, सबसे ज्यादा, और हमें इस बात का गर्व है कि तू हमारी दोस्त है। अनाहिता, कैसे, आखिर कैसे समझ जाती हैं आप हमारे मन की बात है? नंदिनी, ठीक वैसे जैसे तू उन्हें छुपाने की कोशिश करती है। अनाहिता, लव यू यार, हमें कभी किसी भी सिचुएशन में मत छोड़ना आप दोनों। नंदिनी अनाहिता को हंसाने के लिए, हम तो नहीं छोड़ेंगे, पर तुझे कभी कोई और मिल गया तो तूने छोड़ा तो? अनाहिता हंसते हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। अनाहिता और नंदिनी बाहर आते हैं। बाहर मुक्ति रिधिमा जी से आलू के पराठों की जिद कर रही थी। वहीं रुद्राक्ष पार्थ को अपने स्कूल के बारे में बता रहा था। दोनों में कुछ ही देर में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। आखिरकार रिधिमा जी ने हार मान ली और पराठे बनाने लगी। सबने साथ में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद पार्थ ने कुछ मीठा खाने को कहा तो अनाहिता और रुद्राक्ष उसे देखने लगे। नंदिनी, एक्चुअली भाई को खाने के बाद मीठे की आदत है। रिधिमा जी, अनाहिता को भी खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही होता है, रुको मैं लाती हूँ। रिधिमा जी बेसन के लड्डू लाती हैं जिसे सब खाते हैं। पार्थ लड्डू खाते हुए अनाहिता की ओर देखते हुए खुद से कहता है, चलो कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मिलता है। रिधिमा जी, बेटा कुछ कहा आपने? पार्थ, हाँ आंटी, वो 9:30 हो गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। नंदू, मुक्ति, चले? नंदिनी को यूं अनाहिता को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, पर जाना जरूरी था। कल से रिया, मुक्ति और नंदिनी की बहन की शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे, तो उसे जाना पड़ रहा था। नंदिनी अनाहिता के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से सोना, फिर रुद्राक्ष को गले मिलकर कल कॉलेज में मिलते हैं। अनाहिता हाँ में सर हिलाती है। मुक्ति गले लगते हुए, अनाहिता ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा उन हरामियों की, हम कल मिलते हैं। मुक्ति और नंदिनी, बाय आंटी, बाय रुद्र। रुद्राक्ष, बाय दी। फिर पार्थ को पास बुलाकर उसके बालों को वापस से ठीक करके, पार्थ भैया आप कल फिर आना, मैं आपके साथ अपनी पजल कंप्लीट करूंगा। पार्थ, ऑफ कोर्स चैंप। फिर पार्थ रिधिमा जी के पैर छूता है। तीनों कार में बैठते हैं। पार्थ कार स्टार्ट करता है। वो जानबूझकर देर करता है ताकि अनाहिता एक बार उसकी तरफ देखे, और होता भी ऐसा है। अनाहिता पार्थ की तरफ देखती है तो मुक्ति उसे हाथ हिलाकर बाय बोलती है। वो वहां से निकल जाते हैं। रिधिमा जी, रुद्राक्ष और अनाहिता घर में आते हैं। रिधिमा जी, नंदिनी का भाई कितना संस्कारी है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के? अनाहिता, माँ सब लड़के एक जैसे ही होते हैं, ये दूर से संस्कारी लगते हैं, पर अगर पास से देखो तो इनका वो भयानक चेहरा सामने आता है जो आप सोच भी नहीं सकते। रिधिमा जी, आपने सही कहा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं, इतनी परख मुझे भी है लोगों की। रुद्राक्ष, हाँ माँ सही कह रही है दी, ये भैया बहुत अच्छे हैं, आपसे मुझसे भी अच्छे। अनाहिता, ठीक है, हम कहाँ उन्हें स्पेशली बुरा बोल रहे हैं। रुद्राक्ष अनाहिता के बगल में बैठकर उसके बाल बिगाड़ते हुए, पर वो बहुत अच्छे हैं। अनाहिता, हाँ बाबा बहुत अच्छे हैं, प्लीज अब हमारे बाल तो मत बिगाड़िए। रुद्राक्ष, आप और आपके बाल दोनों हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अनाहिता रुद्राक्ष को गुदगुदी करते हुए, अच्छा और आप? रुद्राक्ष हंसते हुए, दी सॉरी अब नहीं बोलेंगे। दोनों बहुत खुश हैं। रिधिमा जी बस उन दोनों को देखे जा रही हैं। पार्थ खुद कार चला रहा है, पर उसका दिल कहीं और ही अटक गया था, शायद अनाहिता की आंखों में। पार्थ, नंदू ये तेरी दोस्त ज्यादा बोलती क्यों नहीं? नंदिनी, क्योंकि उसे बोलना नहीं पसंद, आपकी तरह थोड़े है जो अजनबियों से भी हाल चाल पूछती रहे। पार्थ, हाँ तो आर्मी वाले तो ऐसे ही होते हैं, बिंदास और मस्त मौला, अगर हम उसके जैसे हो जाएं तब तो दुश्मन की गोली की बजाय अकेलेपन से ही मर जाएं। नंदिनी, ये भी सही कही आपने भाई, एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, उसके सामने कभी भूल के भी मत बोलना कि आप आर्मी वाले हो, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। पार्थ, ऐसा क्या पाप कर दिया हम आर्मी वालों ने भाई? नंदिनी उसे पूरी बात बताती है, कैसे उसके पापा की डेथ हुई और फिर वो मजबूर होकर रह गए। रिधिमा आंटी को लोगों की कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी, एक आर्मी वाले की बीवी होकर भी उन्हें लोगों की बेहुदा हरकतें झेलनी पड़ी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कैसे उसके घर वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की, आर्मी वालों तक ने भी कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बताते बताते नंदिनी की आंखें नम हो चली थी। नंदिनी, और इसी वजह से वो आर्मी के प्रोफेशन से नफरत करती है। पार्थ, ये तो बहुत बुरा हुआ,
बट तुम लोगों को उसको ये बताना चाहिए था कि गलती लोगों की है, ना कि इस प्रोफेशन की। नंदिनी, अनाहिता का मानना है कि उसके पापा ने जिस देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसे वो परिवार अपना सब मानते थे, उन लोगों ने सिर्फ कुछ रुपए देकर दोबारा कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे प्रोफेशन या ऐसे लोगों की उसे कोई जरूरत नहीं है। पार्थ, सही कहा तुमने। उस समय इन्हें पैसों से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। खैर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर अनाहिता की सोच बदल सकूं, उसे जता सकूं कि आर्मी बुरी नहीं है, बस कुछ लोग बुरे हैं, तो थोड़ा अच्छा महसूस करूंगा। नंदिनी, आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा हो जाए तो अनाहिता शायद थोड़ी खुश रहना भी सीख जाए। पार्थ, जरूर होगा। तेरा भाई जो करने की ठान ले उसे करके ही रहता है। पार्थ मुक्ति को 2-3 बार बुलाता है। ये मुक्ति इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही? वैसे तो ये लखनऊ एक्सप्रेस रोकने पर भी नहीं रुकती। नंदिनी पीछे देखकर, क्योंकि मिस लखनऊ एक्सप्रेस फिलहाल नींद में है। पार्थ सोती हुई मुक्ति को देखता है, फिर उसके सर पर हाथ रख के दोनों भाई बहन साथ में बोलते हैं, हमारी झल्लो, और हंसने लगते हैं। मुक्ति दोनों की हंसी से बेखबर अपने ही सपनों में गुम है। सब घर पहुंचते हैं। पार्थ अपने कमरे में जाता है, नंदिनी और मुक्ति अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद राधा जी, मुक्ति की बड़ी माँ और नंदिनी पार्थ की माँ, उनकी आवाज आती है, नंदू, मुक्ति और पार्थ नीचे आइए। तीनों नीचे आते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर अर्चित, मुक्ति का भाई अनु जी और पंकज जी, मुक्ति के माँ पापा और नंदिनी के चाचा चाची विजय जी, नंदिनी और पार्थ के पापा और दादा दादी बैठे हैं। नंदिनी की फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी और आज के टाइम में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थी। पार्थ, नंदिनी और मुक्ति नीचे आते हैं। पार्थ और नंदिनी हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और मुक्ति खाना खाने। राधा जी उन दोनों को भी खाना खाने को कहती है। नंदिनी, माँ, मैं और भाई तो अनाहिता के यहाँ खाकर आए हैं। फिर मुक्ति को देखकर, वैसे खाना तो झल्लो ने भी खाया था, पर कहकर नंदिनी और पार्थ हाई फाई करते हैं। मुक्ति, हाँ तो हमें भूख लग गई और माँ के हाथ के जीरा आलू हम मिस नहीं कर सकते। इतना कहकर मुक्ति वापस खाना खाने लगती है। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। पार्थ, माँ दी कहाँ है? दिख नहीं रही। अनु जी, यहीं कहीं होगी या अपने रूम में, उसने खाना जल्दी खा लिया था। पार्थ, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पार्थ रिया के रूम में जाता है और थोड़ी देर में उसे लेकर नीचे आता है। तब तक सबका डिनर हो चुका होता है। पार्थ नीचे आकर दादी की गोद में सर रख के बैठ जाता है। दादी उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगती है। विजय जी और पंकज जी शादी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। दादू अर्चित से मोबाइल में कुछ सीख रहे हैं। नंदिनी और मुक्ति अपनी माँ और चाची के साथ किचन का काम पूरा करके आती हैं। अर्चित राधा जी को बैठे देख उनके पास आकर बैठ जाता है। अर्चित, बड़ी माँ, जब से भाई आए हैं दादी तो मुझे प्यार ही नहीं करती, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कहकर अर्चित राधा माँ की गोद में सर रख देता है और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फिराने लगती है। पार्थ, छोटे, तू कब से मुझसे जलने लगा? अर्चित, भाई आपसे जलता नहीं हूँ, मैं बस अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी मैं बस मजाक कर रहा था। आप इतने दिनों बाद आते हो तो अभी जब तक हो आप दादी की जंपी एंजॉय कर सकते हो। पार्थ, माँ, छोटू सच में बड़ा हो गया। राधा जी अर्चित को लाड करते हुए, मेरा बच्चा है ही इतना समझदार। पार्थ, माँ, मैं भी हूँ। राधा माँ, हाँ तुम भी हो। रिया अपने फोन में बिजी है, तभी नंदिनी उसके हाथ से फोन लेकर, दीदी वैसे भी आप कुछ दिनों में वहीं जाने वाली हो, अभी तो हमारे साथ रह लो। रिया, ठीक है, रख लीजिए फोन, बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे। पार्थ, तो दी सगाई की शॉपिंग करने चलें कल? मुक्ति, हाँ, और अनाहिता को भी ले चलेंगे, आखिर उसी की वजह से हमें कॉलेज से लीव मिली है। रिया, अच्छा, तो बस इसलिए उन्हें ले जाना चाहिए? मुक्ति, नहीं, वो हमारी और नंदू की फ्रेंड है और बहुत प्यारी थी। नंदिनी, धन्यवाद ये बताने के लिए। रिया, ये सब बातें नहीं पता हमें, वो तो हमारे लिए हमारी बहन ही है, हमने आज उन्हें फोन कर दिया था, अभी उन्हीं से बात कर रहे थे। राधा जी, हाँ, इसी बहाने थोड़ा उसका मन भी बहल जाएगा और हम लोग उनसे मिल भी लेंगे, वैसे भी कहाँ उससे मुलाकात होती है। अनु जी, सही कह रही हैं दीदी आप, कितनी प्यारी बच्ची है, पर हमेशा उसके चेहरे पर कोई कमी सी लगती है हमें। पार्थ, शायद एक मुस्कुराहट की। रिया पार्थ की ओर देखते हुए, सच कह रहे हैं आप पार्थ। दादी, वैसे कुछ भी कहो, पर वो बच्ची भले 2 मिनट के लिए आए, पर उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। अर्चित, और इनकी आंखें कितनी प्यारी हैं। पार्थ सबके मुंह से अनाहिता की इतनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। तभी विजय जी आते हैं। वो नंदिनी को कुछ कार्ड्स देते हुए कहते हैं, नंदिनी, आपको अपने दोस्तों को कुछ कार्ड्स देने थे ना? नंदिनी, हाँ पापा, पर ये तो 10 ही हैं, हमें अनाहिता को भी देना है। मुक्ति, क्या बड़े पापा, आप अनाहिता को भूल गए, ऐसे कैसे कर सकते हो आप पापा? पंकज जी मुक्ति के सर पर एक चपत लगाते हुए, झल्लो, आप अपना दिमाग इतना मत लगाया कीजिए। रिधिमा जी के यहाँ कल भैया भाभी जाएंगे इनविटेशन देने। दादू, सूर्य प्रताप से इतनी गहरी दोस्ती थी विजय की, सिर्फ कार्ड्स देख के थोड़े ना उन्हें बुलाएंगे, आखिरकार रिधिमा हमारी सकी ना सही पर बेटी तो है ही। ये भी सच था, जब किसी ने रिधिमा जी का साथ नहीं दिया था तब एकमात्र विजय जी और उनके परिवार ने उन्हें सहारा दिया था। रिधिमा जी को टीचर की जॉब भी विजय की वजह से ही मिली थी। हाँ, ये बात विजय जी ने कभी उन्हें पता नहीं चलने दी थी। वो नहीं चाहते थे कि रिधिमा जी के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचे। हाँ, लेकिन दादू दादी उन्हें जब बुलाते थे तो उन्हें अपनी बेटी जैसे ही मानते थे। सुबह के 8:30 बज रहे होते हैं, तभी रिया, पार्थ, नंदिनी, मुक्ति अनाहिता के घर आते हैं। उनके पीछे वाली कार में दादू दादी और विजय और राधा जी हैं। अनाहिता और रुद्राक्ष नाश्ता कर रहे थे और रिधिमा जी उनके लिए पराठे बना रही थी। तभी पार्थ रुद्राक्ष को आवाज लगाता है, पार्थ, हाय चैम, कैसे हो? पार्थ को घर पर देख रुद्राक्ष खुश हो जाता है और दौड़कर पार्थ के पास आता है। पार्थ खुशी में उसे गोद में उठा लेता है। अनाहिता भी पार्थ की ओर देखती है, उसे रिया दी, मुक्ति, नंदिनी आदि दिखाई देती है। अनाहिता रिया से गले मिलती है। अनाहिता, कांग्रेचुलेशंस दी, और सॉरी हम आ नहीं पाए आपसे मिलने। रिया प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखते हुए, मुझे पता था तुम बिजी होगी, इसीलिए देखो मैं ही आ गई, पर अब आज से लेकर शादी के दिन तक हमारे साथ ही रहना होगा तुम्हें। अनाहिता, वो सब बातें बाद में, पहले आप यहाँ आइए। अनाहिता रिया को बिठाती है, फिर नंदिनी और मुक्ति को गले मिलती है। पार्थ की तरफ तो जैसे उसकी नजर ही नहीं गई। तभी रुद्राक्ष अनाहिता का हाथ पकड़ के, दी, भैया भी है,
अब अनाहिता पार्थ को देखती है। अनाहिता पार्थ से हाथ मिलाते हुए, हाय पार्थ, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। पार्थ 1 मिनट के लिए अनाहिता की आंखों में गुम हो जाता है। अनाहिता, पार्थ। पार्थ अनाहिता के बुलाने पर अपने होश में आता है और अनाहिता का हाथ छोड़ता है। पार्थ, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? अनाहिता, हम ठीक हैं, आइए। अनाहिता बैठने वाली ही होती है, तभी दादू, दादी, विजय जी और राधा आते हैं। अनाहिता दादू और दादी को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उनके पास जाती है। उनके पैर छूने को झुकती है तो दादू उसे पकड़कर गले लगाते हैं। दादू, आपको कितनी बार मना किया है बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। अनाहिता, दादी आप कैसी हैं? दादी प्यार से अनाहिता के सर पर हाथ रखकर, कैसी है हमारी बिटिया रानी? अनाहिता, हम अच्छे हैं दादी, आप कैसी हैं? पार्थ आज अनाहिता का अलग रूप देख रहा था। जिस अनाहिता के चेहरे पर कभी हंसी की एक रेखा नहीं रहती थी, आज वो खुलकर हंस रही थी। पार्थ उसी हंसी में खोकर रह जाता, जब तक कि उसे रिया आवाज देकर बुलाती नहीं। अनाहिता, माँ, दादू दादी आए हैं। रिधिमा जी बाहर आती हैं और दादू दादी के पैर छूकर, बाबूजी, माँ आइए। दादू रिधिमा जी के सर पर हाथ रखकर, आओ बेटा। दादू और दादी अंदर आते हैं, उनके पीछे राधा जी और विजय जी। अनाहिता राधा जी को नमस्ते बोलती है तो राधा जी उसका माथा चूमकर उसे अपना प्यार दिखाती हैं। अनाहिता विजय जी को भी नमस्ते करती है तो वो उसके सर पर हाथ रख के, कैसा है हमारा बच्चा? अनाहिता मुस्कुराते हुए, एकदम अच्छे अंकल, आइए। सभी अंदर आते हैं। अनाहिता और नंदिनी सबके लिए पानी और चाय लाती हैं। मुक्ति और पार्थ भी उनके पीछे आते हैं। नंदिनी, कितनी अच्छी लगती है। नंदिनी कुछ और बोलती है, उसके पहले ही पार्थ बोलता है, इनकी स्माइल ना। नंदिनी, सच कहा भाई आपने, लेकिन अक्सर ये देखने के लिए तरस जाते हैं हम सब। अनाहिता, ऐसा कुछ नहीं है, बस कोई रीजन तो होना चाहिए मुस्कुराने का। पार्थ, रीजन होते नहीं, उन्हें बनाना पड़ता है। अगर आप हंसना सीख जाएं तो आधी प्रॉब्लम्स चुटकी में ठीक हो जाएं। किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, कभी ध्यान से देखना। रास्ते पर रहने वाली छोटी सी बच्ची एक उड़ती हुई पॉलिथीन को बैलून समझकर भी खुश हो जाती है। तो हमारे पास तो बहुत कुछ है जो हमें हमारी हंसी बरकरार रखना सिखाता है। अनाहिता स्माइल करते हुए, हम कोशिश करेंगे कि कभी कभी बेवजह भी मुस्कुराएं, और नमकीन का प्लेट लेकर बाहर चली जाती है। अनाहिता को पार्थ की बातों पर स्माइल करते देख नंदिनी थोड़ा चौंकती पर साथ में खुश भी होती है। नंदिनी, भाई आपने देखा, उसने आपकी बात कितनी आसानी से मान ली। पार्थ, तेरा भाई है ही इतना समझदार, कहकर पार्थ नंदिनी के सर पर धीरे से चपट मारकर, चला जा बाहर चलते हैं। वो चारों भी बाहर आकर बैठ जाते हैं। दादू रिधिमा जी की तरफ देखकर, रिधिमा बेटा, आपको तो पता है कि 7 दिन बाद रिया की शादी है, बस उसी का निमंत्रण देने आए हैं हम अपनी बेटी को। विजय जी, हाँ बहन जी, आपको आज से ही घर चलना होगा और पूरे 7 दिन हमारे साथ ही रहना है। रिधिमा जी, लेकिन भाई साहब ऐसे कैसे? राधा जी, कोई बहाना नहीं दीदी, हमारे घर की पहली शादी है और रिया को भी अपनी बुआ से बहुत कुछ सीखना है। इसी बहाने अनाहिता और रुद्राक्ष कुछ दिन हमारे साथ रह लेंगे। रिधिमा जी, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन लोग क्या कहेंगे इतने दिन? दादी, बेटा आप कब से लोगों की फिक्र करने लगी? और कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तब कहाँ गए थे जब सूर्य के साथ वो हादसा हुआ था? आप हमारी बेटी हैं और बेटी को अपने मायके आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। दादी की बात सुनकर रिधिमा जी भावुक हो जाती है तो रिया उनके पास आकर उनके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर, रिया प्लीज आंटी, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्लीज मान जाइए। दादू, हम कुछ नहीं जानते, आप अभी चल रही हैं हमारे साथ। रिधिमा जी, पर बाबूजी अभी कैसे? अभी हमें स्कूल जाकर छुट्टी के लिए सर से बात करनी होगी। विजय जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो मैं कर लूंगा, आप तो बस चलने की तैयारी कीजिए। रिधिमा जी, भाई साहब कोई तैयारियां नहीं की हैं अभी शादी की, रिया की शादी के लिए कुछ चीजें खरीदनी है, वो सब करके मैं शाम को या कल तक आ जाऊंगी। पार्थ, नहीं आंटी, आप अभी घर जाइए और जो लाना है उसकी लिस्ट हमें दे दीजिए, हम वैसे भी शॉपिंग के लिए ही जा रहे हैं, लेते आएंगे। रिधिमा जी, मतलब आप मुझे साथ ही लेकर जाएंगे? सब साथ में? जी बिल्कुल, अभी के अभी। रिधिमा जी मुस्कुराते हुए, ठीक है। अनाहिता, आप कुछ कपड़े पैक कर लीजिए, अपने और रुद्राक्ष के। रिया, आंटी ये तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि अनाहिता तो हमारे साथ जा रही है मार्केट। रिया अनाहिता की तरफ देखती है तो अनाहिता रिधिमा जी की तरफ देखती है। रिधिमा जी, ठीक है अनाहिता, आप जाइए। सारे बच्चे लोग चले जाते हैं, सब कार में बैठते हैं, तभी नंदिनी वापस घर में आती है। नंदिनी, आप सबको एक बात बतानी है जो सिर्फ हमें और मुक्ति को पता है, सब साथ में। क्या? नंदिनी, अनाहिता को गलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि भाई आर्मी में है, क्योंकि उसे नफरत है इस प्रोफेशन से। सब उसका मुंह देखते ही रह जाते हैं, तभी वो आगे बोलती है, नंदिनी माँ, घर से भाई की सारी आर्मी वाली फोटोज हटा देना, बाकी बातें मैं घर आके बताती हूँ। सब नंदिनी की बातें सुनते ही रह जाते हैं। रिधिमा जी, हमें तो कभी पता ही नहीं चला कि अनाहिता के मन में इतनी नफरत भरी है आर्मी के खिलाफ। दादी, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अभी वो बच्ची है, बचपन की घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में जिंदा है। दादी रिधिमा जी को यकीन से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में सब शांति भवन पहुंच जाते हैं। अर्चित रुद्राक्ष को पाकर बहुत खुश हो जाता है, वहीं अनु जी, पंकज जी सब रिधिमा जी को देखकर खुश हो रहे हैं। इधर सारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है, पर जो मेन चीज है वही नहीं मिली, जिससे सारे लोग मॉल में परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रिया ने सगाई के लिए जिस ड्रेस का ऑर्डर किया था वो लास्ट टाइम पर मना हो जाती है, जिससे रिया अपसेट हो जाती है। तभी अनाहिता शॉपकीपर से उनके गाउन कलेक्शन दिखाने को कहती है, फिर एक बेहद खूबसूरत पीच कलर का गाउन पसंद करती है, वो रिया को भी बहुत पसंद आता है। रिया अनाहिता से, अनाहिता तुम भी ले लो कुछ। अनाहिता, नहीं दी, अभी तो लिए थे हमने कपड़े। रिया, तो क्या हुआ, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट समझ लो। अनाहिता, नहीं दी, गिफ्ट तो हमें आपको देना चाहिए। रिया, मैं बड़ी हूँ ना, जो कह रही हूँ करो। फिर दुकान वाले को देखकर, आप क्या सुन रहे हैं, कोई अच्छा सा सिंपल गाउन दिखाइए, क्योंकि इन्हें सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है।
अनाहिता काफी नान नुकुर करती है, फिर रिया के बहुत कहने पर गाउन लेने के लिए तैयार हो जाती है। अनाहिता एक सिंपल सा ब्लैक गाउन लेती है जो ग्लिटर कर रहा है। सब मॉल से बाहर निकलते हैं, तभी कोई अनाहिता के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तू ही है अनाहिता रघुवंशी? उसी को पार्थ इतनी बधाई हो, आप इस सप्ताह के लिए अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आपको इनाम में कॉइन्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही ऑडियो की दुनिया से जुड़े रहें। इस हफ्ते के एंड होने से पहले आप जितने ज्यादा ऑडियो सीरीज सुनेंगे, आपको अगला इनाम उतना ही बड़ा मिलेगा। तो देर किस बात की है, सुनते रहिए। इतनी आसानी से पकड़ के लेकर आ गया और अनाहिता ने कुछ कहा भी नहीं। अनाहिता पार्थ को पकड़े हुए ही, लेकिन हमें बिल्कुल भी डांस नहीं आता पार्थ, हम सच कह रहे हैं। पार्थ अनाहिता की आंखों में देखते हुए, जरूरी तो नहीं है जो चीज ना आए उसे छोड़ ही दिया जाए, हम उसे सीखने का ट्राई भी तो कर सकते हैं, है ना? और अगर इससे अपनों को खुशी मिले तो जरूर करना चाहिए। अनाहिता, अगर इससे दी को खुशी होगी तो हम जरूर ट्राई करेंगे। अनाहिता डांस करने का ट्राई करती है, पर उससे स्टेप्स नहीं बनते, ये देख कार्तिक आगे आता है। कार्तिक, देखो अनाहिता, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अनाहिता कार्तिक को देखने लगती है और एक अच्छी लर्नर होने के कारण वो जल्दी ही स्टेप सीख लेती है। थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। गार्डन में बस पार्थ और नंदिनी रह जाते हैं। पार्थ, नंदू जा सो जा, क्या देख रही है ऐसे मुझे? नंदिनी, थैंक्स भाई। पार्थ, थैंक्स किस बात का? नंदिनी, अनाहिता को स्माइल कराने के लिए, हर कदम पर उसका साथ देने के लिए। पार्थ, पागल है तू नंदू, आखिर वो मेरी भी दोस्त है। दोस्त या दोस्त से कुछ ज्यादा। कार्तिक पार्थ के पास बैठते हुए बोला। नंदिनी, भाई मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। पार्थ, बैठना कुछ देर हमारे पास। कार्तिक, वैसे सच बता, तू उसे पसंद करने लगा है ना? पार्थ, बताया तो तुझे, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, तू झूठ बोल रहा है। पार्थ कुछ बोलता उससे पहले ही नंदिनी बोल पड़ती है। मेरे दोस्त के बारे में अपनी राय देना बंद करो कार्तिक, क्योंकि प्यार और पसंद जैसे इमोशंस तुम्हारे लिए खेल है बस। फिर पार्थ की तरफ देख के, भाई मैं जा रही हूँ, मुझे सच में नींद आ रही है। ये कहकर नंदिनी वहां से चली जाती है। पार्थ, क्या कहा इसने? तुझे कुछ पल्ले पड़ा? कार्तिक, नहीं मुझे तो नहीं पड़ा, जाने दे उसे, चल चलते हैं। पार्थ, चल। दोनों अंदर अपने कमरे की तरफ चल दिए। कार्तिक ने भले ही पार्थ से कह दिया कि उसे नहीं पता, पर नंदिनी के शब्दों ने उसे अंदर तक झंझोड़ दिया था, जो इस वक्त उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। एक अनकहा दर्द जो उसकी आंखों में उतर आया था, पर कार्तिक ने बहुत ही खूबसूरती से उसे रोक लिया था ताकि कोई उसके ये आंसू देख न सके। लेकिन ये बात छत पर खड़ी अनाहिता ने भांप ली। अनाहिता ऊपर से सब देख रही थी, हालांकि उसे सब कुछ तो नहीं समझ आ रहा था, पर कार्तिक के आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। अनाहिता वहां से नंदिनी के रूम में जाती है। नंदिनी की आंखें भी आंसुओं से भरी हैं। अनाहिता को देखते ही वो अपने आंसू साफ कर लेती है। अनाहिता, नंदू क्या हुआ आपको? नंदिनी, मुझे मुझे क्या होना है, मैं तो ठीक हूँ एकदम। अनाहिता, फिर आपकी आंखें क्यों इतनी लाल है? नंदिनी, वो कल मैं लेंसेज पहनने वाली हूँ ना, तो बस वही ट्राई कर रही थी। अनाहिता अपने बेड पर आकर बैठते हुए, पक्का नंदू आप ठीक है? नंदिनी अनाहिता के पास आकर बैठते हुए, हाँ जेम्स बॉन्ड मैं एकदम ठीक हूँ, तुम कहाँ थे इतनी देर से? अनाहिता, बाहर वाली हॉल में खड़े थे, वहाँ से गार्डन कितना अच्छा लगता है, स्पेशली वो चंपा की बेलें। नंदिनी, वो तो भाई की जिद की वजह से है वहाँ पर, वरना दादू का बस चलता तो अब तक वहाँ भी पौधे लगा चुके होते। अनाहिता, हमें लगता है पार्थ को नेचर से बहुत प्यार है। नंदिनी, हाँ वो तो है, उनका बस चले तो दिन भर गार्डन में ही बैठकर गार्डनिंग करते रहें। और तो और जब भी आते हैं ना खुद कहीं जाते हैं ना किसी को जाने देते हैं, बस दिन भर हंसाते रहते हैं सबको। घर का हर मेंबर हर वक्त उन्हें उनके साथ चाहिए होता है। अनाहिता, आज के टाइम में भी ऐसे लोग होते हैं। पार्थ से मिलकर हमें यकीन आ गया, सच में वो काफी अच्छे हैं। पहली बार आप दोनों के अलावा भी कोई है जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं। आज तो उन्होंने हमें भी हंसा दिया था। नंदिनी, चलो कोई तो है जो तुझे हंसा सकता है, चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है ना। नंदिनी अनाहिता के पास से उठकर अपने बेड की तरफ जाने लगती है, तो अनाहिता पीछे से उसका हाथ पकड़कर, नंदू एक प्रॉमिस करेंगी हमसे? नंदिनी वापस बैठते हुए, कैसा प्रॉमिस? अनाहिता, आपको कोई बात हर्ट करे या कोई इंसान या कोई भी बात हो, आप हमें जरूर बताएंगी। नंदिनी, तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी, फिर भी प्रॉमिस करती हूँ, अब सो जा। अनाहिता, ऐसी कोई बात तो नहीं है जो आप हमसे छुपा रही हैं? अनाहिता की बात से एक पल के लिए नंदिनी सोच में पड़ जाती है, फिर वो अनाहिता का हाथ पकड़कर, ऐसा कुछ नहीं है अनाहिता मेरी लाइफ में जो तुझे नहीं पता, और अगर कुछ नहीं भी पता होगा तो वो मेरा पास्ट होगा जो मैं भूल चुकी हूँ। अब तू सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। अनाहिता, गुड नाइट। अनाहिता मन में, कुछ तो है ऐसा जो हमें नहीं पता नंदू, जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए, और हम वो वजह जानकर रहेंगे। उसके लिए हमें कोई भी तरीका आजमाना पड़े, जो हम सोच रहे हैं अगर वो सही है तो आने वाले 2 दिनों में हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके ही दम लेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। अनाहिता आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगती है। दूसरे दिन शांति भवन में भागदौड़ मची है। शाम को रिया की सगाई है, कोई अपने कपड़े की फिटिंग देख रहा है तो किसी के जूते नहीं मिल रहे, किसी के ड्रेस की मैचिंग इयररिंग्स नहीं है तो कोई चाय के लिए बोल रहा है, और कोई तो अपने बालों को ही लेकर परेशान है। सुबह अनाहिता किसी काम से रिया के रूम में जा रही होती है, तभी वो कार्तिक से टकरा जाती है। कार्तिक, धीरे धीरे अनाहिता जी, बंदे को चोट लग सकती है। अनाहिता, सॉरी वो हमारा ध्यान कहीं और था। कार्तिक जाते हुए, कोई बात नहीं। अनाहिता, कार्तिक सुनिए। कार्तिक जाते हुए मुड़कर अनाहिता के पास आते हुए, हाँ आपने बुलाया मुझे? अनाहिता, हमें बात करनी थी आपसे। कार्तिक, क्या बात करनी थी बताइए। अनाहिता, अभी नहीं, आप थोड़ी देर में हमें टेरेस पे मिल सकते हैं? कार्तिक, हाँ मिलता हूँ, पहले ये दादू को दे आऊँ। हाथ में ली हुई अंगूठी की थाली दिखाते हुए कार्तिक ने कहा।
अनाहिता, ठीक है, सारा दिन काम काम में बीत जाता है, ना ही अनाहिता को टाइम मिलता है, ना ही कार्तिक को। शाम को अनाहिता फ्री होकर बाहर आती है। अनाहिता देखती है थोड़े बहुत मेहमान आ चुके हैं, लेकिन अभी रिया के ससुराल वालों के आने में 1 घंटे की देर है। वो कार्तिक को ढूंढने लगती है। वो बाहर गार्डन की तरफ आती है। वहां उसे कार्तिक दिखाई देता है। वो कार्तिक की तरफ जाने को होती है, तभी वो देखती है एक लड़की बार बार कार्तिक के हाथों को पकड़कर उसे अपने करीब खींच रही है, लेकिन कार्तिक की नजर किसी दूसरी तरफ है और वो बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अनाहिता कार्तिक जिधर देख रहा है उधर देखती है। उसे वहां नंदिनी दिखाई देती है, जिसकी आंखें बस छलकने वाली हो रही हैं, और उसे देख कार्तिक की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। अनाहिता कार्तिक के पास जाती है। अनाहिता, कार्तिक, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कार्तिक कुछ बोले उससे पहले वो लड़की जानबूझकर कार्तिक की तरफ चेहरा करके खड़ी हो जाती है। ये लड़की सिया है, कार्तिक के पापा और विजय जी के कॉमन फ्रेंड मिस्टर व्यास की बेटी है, जो कि कार्तिक और पार्थ की कॉलेज फ्रेंड भी है। अनाहिता शांति से उसके चेहरे को अपनी तरफ करके वहां रखा उसका हैंड पर्स उसके हाथ में देते हुए, आप यहाँ से जा सकती हैं प्लीज। सिया, जब कार्तिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ खड़े होने से, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। अनाहिता, भाई है ये हमारे, तो हुए ना हमारी प्रॉपर्टी। अब आप सीधे से यहाँ से निकल लीजिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया इतराते हुए, और अगर ना जाऊं तो? उसने वापस कार्तिक के पास खड़े होकर अपना पर्स पास के टेबल पर रखते हुए कहा। अनाहिता को अब तक गुस्सा आ चुका था। अनाहिता ने वो पर्स उठाकर उस पर फेंकते हुए, शांति से बात समझ नहीं आती, चलो अब निकलो। लड़की, तुम तो पागल लगती हो, तुमसे निपट लूंगी मैं। कार्तिक जहां अनाहिता को ऐसे देखकर खुश हो रहा है, वहीं उसे उस लड़की के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप था। अनाहिता हंसकर कार्तिक की ओर देखते हुए, हमसे निपटेंगी आप? हाँ, अच्छा, हमारा दिमाग पहले से घुमा हुआ है। हम तो चाहते थे कि कोई मिले जिस पर हम अपना गुस्सा निकाल सकें, और आपने हमारे गुस्से को हवा दे दी। अगर आप नहीं चाहती कि हम एक पंच में आपके इस मेकअप पुते चेहरे की बैंड बजा दें, तो निकल लीजिए यहाँ से। अनाहिता की बातें सुनकर वो वहां से चली जाती है। अनाहिता कार्तिक की तरफ मुड़ते हुए, माफ कीजिएगा कार्तिक, लेकिन वो हमारी बात शांति से नहीं सुन रही थी, इसीलिए हमें ऐसे बोलना पड़ा। कार्तिक, जो अभी तक अनाहिता की बातें सुन रहा था, अनाहिता की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी क्यों बोल रही हो तुम? अभी तो कहा ना तुमने कि मैं भाई हूँ तुम्हारा, तो भाई को सॉरी नहीं बोलते। वैसे भी तुमने बहुत अच्छे से समझाया उसे, अब वो कभी मेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। अनाहिता, मतलब आपको बुरा नहीं लगा? कार्तिक, अरे काहे का बुरा लगा, तुमने तो जान छुड़ा दी उससे मेरी, जबरदस्ती के पीछे पड़ी है, कॉलेज की है, उस पर पापा के फ्रेंड की लड़की, तो झेलना पड़ता है। तुम बताओ क्या बात करनी थी तुम्हें? अनाहिता, कार्तिक वो आप न। अनाहिता कुछ बोलती उससे पहले पार्थ वहां आ गया। पार्थ, क्या हो रहा है यारो? कार्तिक, कुछ नहीं, बस मैं और अनाहिता बात कर रहे थे। वैसे तूने अभी अनाहिता का एंग्री लुक मिस कर दिया, क्या समझाया इसने सिया को? पार्थ, मैं समझा नहीं। कार्तिक पार्थ को सब कुछ बताता है। पार्थ, मतलब आज तो सिया की महाबेइज्जती हो गई। वैसे मुझे आदत हो गई है इनके एंग्री लुक की। कार्तिक, वो किलो के भाव में कुछ दिन तो वो मेरे आसपास भी नहीं दिखेगी। दोनों दोस्त आपस में हंसते हैं। पार्थ, चल कुछ दिन के लिए तो तेरी जान छूटी। वैसे मुझे हमारी शेरनी से यही उम्मीद थी। क्यों शेरनी? पार्थ ने अनाहिता की ओर देखकर कहा। अनाहिता, हम हमेशा कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, कुछ सेकंड के लिए वैसे ही देखते रह जाते हैं। तभी कार्तिक पार्थ को हिलाकर, चल जीजू आ गए। कार्तिक और पार्थ मेन गेट की ओर जाने लगते हैं। पार्थ जाते हुए, अनाहिता सुनो ना। अनाहिता, हाँ पार्थ। पार्थ, कल जो ड्रेस ली थी तुम वही पहनना। अनाहिता मुस्कुराते हुए, ठीक है। पार्थ एक खूबसूरत मुस्कुराहट लिए हुए रिया के ससुराल वालों का स्वागत करने चला गया, और अनाहिता रिया के पास आ गई। रिया लगभग तैयार हो चुकी थी। पीच कलर का लहंगा विद गोल्डन ब्लाउज, माथे पर छोटा सा मांग टिक्का, हैवी इयररिंग्स, हाथों में चूड़ियां, फुल ट्रेडिशनल लुक में रिया बहुत प्यारी लग रही थी। रिया को समर, रिया का होने वाला पति, की कॉल पर कॉल आ रही थी। नंदिनी हंसते हुए, दी कहीं कोई एक्स का चक्कर तो नहीं है? कितनी बार कॉल आ चुकी है, आपने उठाया नहीं। रिया, नंदू इस टाइम मजाक मत कर, मैं वैसे ही नर्वस हो रही हूँ, समर का फोन बार बार आ रहा है, क्या करूँ? अनाहिता, दी आप फोन तो उठाइए और नर्वस मत होइए, आज बहुत स्पेशल दिन है आपके लिए और समर जीजू के लिए भी। अनाहिता अभी रिया को समझा ही रही थी कि नंदिनी ने कॉल पिक कर ली। समर, और मैडम कैसी हो? यार मुझे देखना है तुम्हें, सुनो ना। समर कुछ बोलने वाला था, तभी नंदिनी उसे रोकते हुए बोली। नंदिनी, वेट जीजू, मैं नंदू हूँ, दी नहीं। वैसे आप कुछ कह रहे थे। समर, कैसी हो नंदू? नंदिनी, जीजू मैं तो एकदम ठीक हूँ, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? दी आ ही रही है। समर, मैं और बेसब्र नहीं तो, मैंने तो तुम्ही से बात करने के लिए फोन किया था। नंदिनी, हाँ, वैसे क्या बात करनी थी आपको मुझसे? समर, यही कि हमारी प्यारी और खूबसूरत सालियां कहाँ हैं, जब से आए हैं दिखाई नहीं दी। नंदिनी, बात घुमाने का कोई फायदा नहीं है जीजू, आपने कॉल तो दी को किया था, मुझसे बात करनी होती तो मेरे फोन पे करते। वैसे दी लग बड़ी अच्छी रही है। समर, तो एक पिक तो बनती है। समर की और कुछ कहने से पहले ही रिया ने फोन ले लिया। रिया, सो माय डियर टू बी हस्बैंड, मैं स्टेज पे ही आ रही हूँ, वहीं देख लेना, और अब फोन रखो, मुझे रेडी भी होना है। समर, लेकिन रिया, कुछ नहीं, बाय। रिया फोन कट कर देती है। उसके बाद वो अनाहिता की ओर देखकर, तुम्हें नहीं होना रेडी? अनाहिता, दी हमें ये मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। नंदिनी उसे आईने के सामने बिठाते हुए, पर आज तो करना ही पड़ेगा, ये कहकर उसके चेहरे पर कंसीलर लगाती है। अनाहिता कुर्सी से उठते हुए, हमें नहीं करना ये लेयर टू लेयर मेकअप। नंदिनी उसे वापस कुर्सी पर बिठाते हुए, ठीक है मेकअप मत कर, एटलीस्ट काजल तो लगा ले। अनाहिता, हाँ वो हम खुद लगा लेंगे। तभी राधा जी, अनु जी और रिधिमा जी कमरे में आती हैं। अनु जी रिया के कानों के पीछे काजल लगा के, हमारी बच्ची को हमारी ही नजर न लग जाए, कितनी प्यारी लग रही है। वैसे तो माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता, लेकिन रिया को राधा माँ से ज्यादा अनु जी प्यार करती थी। राधा जी, रिया बेटा बाहर चलो,
हॉल में आपकी सासू माँ आई हैं। उनके यहाँ कोई रस्म है जो वो पूरी करना चाहती हैं। मुक्ति, कैसी रस्म बड़ी माँ? राधा माँ, होने वाली दुल्हन को सगाई में उसकी सास फूलों का गहना पहनाती है। मुक्ति, पर दी ने तो कितना कुछ पहना है और इन सब में वो कितनी प्यारी लग रही हैं। अनुजी मुक्ति के सर पर चपत लगाते हुए, चलो रानी, वो इसके ऊपर से पहनाएंगी वो सब। अब चलो तुम सब रिया को लेकर। नंदिनी, माँ आप दी को लेकर चलो। अनाहिता रेडी हो जाए, बस मैं आ रही हूँ। राधा जी, जल्दी आना, इस रस्म के बाद तुरंत स्टेज पर जाना है। नंदिनी, हाँ माँ मैं बस आ रही हूँ। राधा जी और बाकी सब रिया को लेकर हॉल में आते हैं, जहाँ रिया की सास, उसका देवर और परिवार की कुछ औरतें बैठी हैं। रिया सबके पाँव छूकर वहीं बैठ जाती है। उसकी सास ऋचा जी उसे फूलों की ज्वेलरी पहनाती हैं, जैसे हाथ फूल, कमरबंद, पायल, हार। इन सबको पहनने के बाद रिया और भी प्यारी लगने लगती है। तभी पार्थ और कार्तिक आते हैं। पार्थ, माँ मुहूर्त का टाइम हो गया है, रिया दी को लेके चलिए। राधा जी, नंदिनी और अनाहिता को तो बुलाओ। मुक्ति, हम बुला कर लाते हैं। पार्थ, तू जाएगी तो अटक जाएगी, रुक मैं बुलाता हूँ। पार्थ दौड़ता हुआ जाता है और गेट बंद होने के कारण उसे बजाने लगता है। पार्थ 2-3 बार गेट पर हाथ से आवाज करने लगता है। अचानक में अनाहिता दरवाजा खोलती है और पार्थ का हाथ उसके चेहरे पर आ जाता है। क्योंकि पार्थ पीछे की तरफ देख रहा होता है, इसीलिए वो अपने हाथ से अनाहिता का चेहरा छूने लगता है और उसका हाथ जहाँ अनाहिता के होठों पर आता है, अनाहिता उसे जोर से काट लेती है। पार्थ, आउच। नंदिनी, क्या हुआ? अनाहिता, हमने काट लिया। नंदिनी, लेकिन क्यों? अनाहिता, वो। अनाहिता बोलते बोलते रुक गए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। नंदिनी, वो क्या? अनाहिता, कुछ नहीं। और पार्थ, आप क्यों इतनी देर से गेट पीटे जा रहे हैं, जैसे भूकंप आ गया हो? अनाहिता पार्थ की ओर देखकर कहती है, लेकिन पार्थ तो जैसे वहीं जम गया था अनाहिता को देख के। अनाहिता ने ब्लैक गाउन पहना था, जो स्लीवलेस होने के साथ डीप बैक का था। उस पर उसकी नीली आंखों में काजल, कमर तक आते उसके खुले बाल और होंठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। इस वक्त वो इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर पागल हो सकता था। पार्थ के ना सुनने पर अनाहिता उसके सामने चुटकी बजाते हुए उसे बुलाने लगी, पर पार्थ तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी पीछे से कार्तिक आया और पार्थ की पीठ पर मुक्का जमाते हुए बोला, भाई सगाई आज ही है, तू बुलाने आया था यहाँ या स्टैचू खेलने? कार्तिक के घूसे के पड़ते ही पार्थ को होश आ गया। पार्थ, अनाहिता और नंदिनी तुम दोनों को माँ बुला रही है। कार्तिक, अब तक क्या कर रहा था? पार्थ, बाद में बताता हूँ, अभी चल जल्दी वरना मार पड़ जाएगी। सब रिया के पास पहुंचते हैं। पार्थ, कार्तिक, अर्चित और चाचू फूलों की चादर लाते हैं, जिसके नीचे चलकर रिया स्टेज तक जाती है। समर खड़ा होकर रिया का हाथ थामकर उसे ऊपर लाता है। दोनों आकर चेयर पर बैठते हैं, कुछ फोटोशूट होते हैं। तभी पार्थ अंदर आता है। दरअसल उसने अभी तक नॉर्मल ड्रेस ही पहनी थी, तो राधा माँ ने उसे जाकर अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहा था। पार्थ तैयार होकर बाहर आता है, व्हाइट शर्ट विद ग्रे ब्लेजर में। पार्थ बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्टी में आई सब लड़कियां लगभग उसे ही देख रही थी, पर उसे तो किसी और की ही नजरों की तलाश थी। पार्थ घर से निकलकर फंक्शन वाली जगह पर आ ही रहा था, तभी उसे कुछ गुंडे टाइप लोग अंदर आते दिखे। उनमें से एक पार्थ के पास आकर, जो शायद से उनका लीडर था, गुंडा, उस दिन उस लड़की के साथ तू भी था, है ना? कहाँ है वो लड़की? पार्थ, कौन सी लड़की? गुंडा, वही जिसने विक्की भाई को मॉल में पीटा था। पार्थ, अना, कहते कहते रुक गया, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? ओह अब समझा, तुम उसके आदमी हो जो उस दिन पिटा था अनाहिता के हाथों से। सच में तुम लोग कुत्ते की दुम हो, इतनी जल्दी नहीं सुधर सकते। पार्थ ने वैसे ही चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, गुंडा, लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है, लेकिन तेरी फैमिली, उनकी तो है। उस लड़की के चक्कर में तुम सब मरोगे आज। पार्थ, सुना था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पार्थ ने एक मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, गुंडा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? पार्थ ने उसका एक हाथ पकड़ा और पैर से उसके दाएं पैर पर जोर से किक मारी, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। फिर पार्थ ने उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़कर एक लात मारी। वो वहीं दर्द से करा उठा। ओए साले, किसी को मारने के लिए हिम्मत के साथ साथ ताकत और बुद्धि की भी जरूरत होती है, लेकिन तुम सांड जैसी खाल वाले ये कहाँ समझोगे? पार्थ, 5 मिनट रुक, तेरे सके संबंधियों को भी यही लाता हूँ। इतना कहकर पार्थ अंदर की तरफ जाता है और देखते ही देखते 5 गुंडों को जमीन पर लाकर पटक देता है। इधर पार्थ को लेट होता देख दादी कार्तिक को उसे बुलाने के लिए भेजती है। कार्तिक आते हुए रास्ते में पार्थ को खड़ा देखता है तो वहीं आ जाता है। कार्तिक, क्या सीन चल रहा है भाई? पार्थ कुछ नहीं बोलता तो कार्तिक उसे वापस पूछता है। पार्थ, शांति भवन में कुछ कचरा आ गया था, बस वही साफ कर रहा था। चल तू अपने सिपाहियों को बुला और इन्हें इनकी जगह भेज पहले, वरना कोई आ गया तो हंगामा हो जाएगा। कार्तिक के थाने से कुछ सिपाही आते हैं और उन्हें जीप में पटक देते हैं। तभी पार्थ उनके पास जाता है और उनके लीडर का मुंह पकड़कर, सुन बे, तेरा हिसाब तो कल करूंगा मैं, और अगली बार अगर आने की हिम्मत बची हो तो किसी ढंग की जगह पर आना जहाँ लोगों का झंझट ना हो। इतना कहकर वो उसके मुंह पर एक पंच और जड़ देता है। कार्तिक, बस कर यार, हो गया। फिर ड्राइवर की ओर देखकर, आप मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं क्या? ले जाइए इन्हें। कार्तिक, अब बताएगा क्या हुआ? पार्थ उसे सब बताता है और जाने लगता है। कार्तिक, तूने अकेले ही उनकी बैंड बजा डाली, ये गलत बात है, मुझे भी तो बताना था। पार्थ, इतने दिनों बाद वार्म अप का मौका मिला था, वो भी शेयर करता तुझसे, इतना महान नहीं हूं मैं। पार्थ चलते चलते स्टाइल में अपने ब्लेजर के बटन बंद करता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक, वाह मेरे मेजर, देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, लेकिन अब अंदर चल, स्टाइल बाद में मारना। दोनों वहां से अंदर आते हैं। पार्थ आके अनाहिता के बगल में खड़ा हो जाता है। पार्थ के आते ही सगाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। समर रिया को अंगूठी पहनाने के लिए रिया का हाथ लेने की कोशिश करता है तो उसके सामने 4 हाथ आ जाते हैं। नंदिनी, जीजू सही हाथ पहचानो और अंगूठी पहना दो, लेकिन अगर गलत हाथ में पहनाई तो? समर, तो? नंदिनी, तो सगाई उसी से हो जाएगी। समर थोड़ा परेशान होता है। उसे परेशान देखकर रिया उसे इशारे करने वाली होती है, जिसे अनाहिता देख लेती है। अनाहिता,
दी दैट्स नॉट फेयर, नो चीटिंग। रिया वापस चुप होकर बैठ जाती है। समर हर एक हाथ को छूता है, फिर तीसरे नंबर का हाथ पकड़कर उसमें अंगूठी पहना देता है। वो हाथ सच में रिया का ही होता है। नंदिनी, हाउ जीजू? समर, प्यार तो ऐसा ही होता है, छूने से ही पता चल जाता है। अनाहिता, प्यार का तो पता नहीं जीजू, वो तो आप करते ही हो दी से, बट अभी तो आपने दिमाग से पकड़ा है। राधा माँ, दिमाग से मतलब बेटा? अनाहिता, हाँ आंटी, वो क्या है, दी सुबह से नर्वस हो रही हैं, इस वजह से उनके हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, बट बाकी सबका टेम्परेचर नॉर्मल है। बस जीजू ने उसी से ही दी का हाथ पहचाना, राइट जीजू? समर, या दैट्स राइट, इसे कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन। सब एक साथ जोर से हंसते हैं और पार्थ प्यार से अनाहिता को देखता रह जाता है। कोई और भी है वहाँ जो इतने ही प्यार से अनाहिता को देख रहा है। समर के बाद रिया समर को अंगूठी पहनाने के लिए उसका हाथ आगे करने को बोलती है, तो समर बनावटी ना नुकुर करने लगता है। रिया समर के थोड़ा पास जाकर, हाथ आगे कर रहे हो या उठ जाए यहाँ से? समर, यार तुम तो गजबे पीस हो, मतलब खुद चाहे जो करो और हम थोड़ा भी मजा लेने लगे तो तुम धमकी देने लगती हो। रिया अपना लहंगा पकड़ते हुए, हाथ आगे कर रहे हो या उठें? समर बेचारगी से हाथ आगे कर देता है। रिया उसकी उंगली में अंगूठी पहना देती है, तभी ऊपर से बहुत सारे फूल एक साथ उन पर बरसने लगते हैं। समर रिया के नजदीक जाके, तुम्हारा अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या क्या कराओगे तुम हमसे? और क्या कह रही थी तुम कि हमें छोड़कर चली जाओगी? रिया, डियर हस्बैंड जी, अब आप बिना मतलब लड़कियों जैसे नखरे कर रहे थे तो हम क्या करते? और आपको छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं है। जाना होता तो आज यहाँ ना बैठे होते। सॉरी ना, मस्ती कर रही थी बस जरा सा। समर प्यार से रिया को देखते हुए, पता है वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज तुम। रिया, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर पार्थ को देख के, हाँ पर मेरे भाई से जरा कम। समर, वो तो है, हमारे साले साहब हैं ही लखनऊ के टॉम क्रूज। कहते हुए समर रिया का हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ अनाहिता आती है। अनाहिता, दी, जीजू, चलिए, आप दोनों को राधा आंटी बुला रही हैं। इतना कहकर अनाहिता वहीं खड़ी हो जाती है। रिया, समर, ये अनाहिता है, नंदिनी की फ्रेंड और हमारी बहन। समर अनाहिता को पास बुलाता है। अनाहिता उनके पास आती है और समर से हाथ मिलाकर उन्हीं के पास बैठ जाती है। समर, आप तो बड़ी प्यारी है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। अनाहिता मुस्कुराते हुए, अक्सर सब यही कहते हैं जीजू। समर, वैसे आप करती क्या है? अनाहिता, अभी बीएससी कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम जॉब। अनाहिता इतने इत्मीनान से समर से बात कर रही थी कि कोई भी उस वक्त उसे देख लेता, बस देखता ही रह जाता। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी आ जाती है। नंदिनी, अना तू कब से इतनी बातों नहीं हो गई? माँ ने तुझे यहाँ क्यों भेजा था? अनाहिता, हम बस आ ही रहे थे। समर, अरे साली साहिबा, काहे इतना हाइपर हो जा रही हैं? चल ही रहे हैं, चलिए। सब बाहर गार्डन में आकर टेबल पर बैठ जाते हैं। वेटर खाना लेकर आते हैं। रिया, समर, नंदिनी, मुक्ति, कार्तिक, अनाहिता सब खाना खा रहे हैं। तभी अनुजी वहाँ आती है। अनुजी, समर बेटा, आप जल्दी से फ्री हो जाइए, फिर तिलक की रस्म कर ली जाए। समर, जो हुक्म छोटी माँ। अनुजी समर की बात पे मुस्कुरा देती हैं और उसके सर पर हाथ फेरकर चली जाती हैं। अनाहिता, पार्थ कहाँ रह गए? उन्होंने कुछ खाया ही नहीं अभी। मुक्ति, अभी तो यही थे, मैं देख के आती हूँ। अनाहिता, आप रुकिए मुक्ति, हम जाते हैं। अनाहिता पार्थ को ढूंढने लगती है। उसे थोड़ी दूर पर पार्थ दिखाई देता है। वो उधर जाने लगती है। तभी वहाँ फैले तारों में अचानक से उसका पैर अटक जाता है, जिससे वो गिरने वाली होती है। तभी उसे कोई आकर पकड़ लेता है। ये कोई और नहीं, वही था जो अनाहिता को काफी देर से नोटिस कर रहा था। अनाहिता संभलते हुए, थैंक यू, वरना अभी तो हम गिर ही जाते। सामने वाला शख्स मुस्कुराते हुए, लेकिन मैं आपको गिरने ही नहीं देता। वैसे बंदे का नाम अनिरुद्ध है, और आपका? अनाहिता, हम अनाहिता हैं, थैंक्स अगेन। कहते हुए अनाहिता पार्थ की तरफ जाने लगती है। अनिरुद्ध, वैसे आप करती क्या है? अनाहिता, इससे आपको क्या मतलब कि हम क्या करते हैं? दूसरी बात, ना हम आपको जानते हैं ना ही जानना चाहते हैं, तो क्यों बताएं आपको ये सब? अनिरुद्ध से बातें करते हुए अनाहिता पार्थ के पास पहुंच चुकी थी। पार्थ जो कि लाइट वाले को कुछ समझा रहा था, उसका ध्यान अनाहिता पर गया ही नहीं, तो अनाहिता वहीं खड़ी होकर पार्थ को देखने लगी। साथ ही अनिरुद्ध भी वैसे ही खड़ा हो गया। जब पार्थ का ध्यान अनाहिता पर गया तो वो चुप हो गया। उसने उस आदमी को जाने का इशारा किया और अनाहिता के पास आकर बोला, पार्थ, क्या बात है शेरनी, ऐसे क्या देख रही हैं आप? फिर अनिरुद्ध की ओर देख के, अरे अनिरुद्ध, आप यहाँ? अनिरुद्ध, हाँ, वो आपको यहाँ खड़े देखा तो आ गए। अनिरुद्ध ने देखा कि अनाहिता का ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो उसने सही बात बतानी जरूरी नहीं समझी। अनाहिता, यही देख रहे हैं कि आपको भूख प्यास नहीं लगती ना, टाइम देखिए जरा। अनाहिता के कहने पर पार्थ ने घड़ी देखी तो उसमें 10:30 हो रहे थे। पार्थ, सॉरी, बस 1 मिनट, काका से बोल के तिलक का मंडप ठीक करवा दूं तो चलता हूँ। अनाहिता पार्थ का हाथ पकड़ते हुए, वो काम हो गया है, मंडप पूरी तरह तैयार है, अब चलिए आप। अनाहिता पार्थ के हाथों को पकड़े हुए उसे गार्डन तक, जहाँ सब खाना खा रहे थे, उनके साथ ही अनिरुद्ध भी वहीं आ गया। अनाहिता पार्थ को बिठाती है और एक प्लेट में सारी चीजें निकालती है और पार्थ के सामने प्लेट रख देती है। अनाहिता, खाइए अब। अनिरुद्ध अब भी वैसे ही खड़ा है। पार्थ, अरे अनिरुद्ध, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। पार्थ के बोलने पर सबका ध्यान अनिरुद्ध पर जाता है। समर, बैठो अनी। फिर सबकी ओर देख के, सुनो सब, ये मेरे छोटे भाई साहब हैं अनिरुद्ध, थोड़े चुप रहते हैं, हाँ, लेकिन बस तब तक जब तक आपसे इनकी पहचान ना हो जाए। वैसे तो रिया, कार्तिक और पार्थ इन्हें जानते हैं, लेकिन अनाहिता, नंदिनी और मुक्ति शायद ही जानते हो। नंदिनी, नाम तो सुना था, बस मिल पहली बार रहे हैं। मुक्ति, चलो अब तो मिल लिए ना। अनाहिता, हम भी अभी थोड़ी देर पहले ही मिले थे इनसे। अनिरुद्ध, हाँ, और शायद इन्हें अजनबियों से बात ना करने की आदत है। अनिरुद्ध ने अनाहिता की ओर देखते हुए कहा, अनाहिता, माफ कीजिएगा, हमने आपसे काफी रूडली बात की, हमें आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। रिया, हम समझे नहीं। रिया के पूछने पर अनिरुद्ध उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं, सिवाय समर और अनिरुद्ध के। पार्थ, शुक्र है आपसे बातें की, वरना हमारी इस शेरनी के हाथ ज्यादा चलते हैं और जुबान कम।
नंदिनी, अनिरुद्ध जीजू, अच्छा दिन था आपके लिए आज का। मुक्ति, वरना पता चलता शादी में दूल्हे के भाई की शक्ल नीली हो रखी है। अनिरुद्ध, तब तो सच में आज हमारे साथ साक्षात भगवान ही थे। अनाहिता, कुछ भी बोलते हैं आप सब, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हम बिना मतलब कभी गुस्सा नहीं करते। अगर सामने वाला ही मार खाने के मूड में हो तो हम क्या करें। कार्तिक जो अनाहिता के पास ही बैठा था, उसने अनाहिता के सर पर हाथ रखा और कहा, लेकिन अनाहिता जैसी भी हैं, बहुत अच्छी हैं। आजकल की लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए। पार्थ ने जब कार्तिक को अनाहिता के सर पर हाथ रखे देखा तो उसने इशारे से उसे हाथ हटाने को कहा, जिसे कार्तिक ने इग्नोर कर दिया। अनिरुद्ध, लेकिन अब तो जान पहचान हो गई है आपसे, अब तो नहीं मारेंगी हमें। अनिरुद्ध ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा। अनाहिता, हाँ, नहीं मारेंगे, अगर आपने मार खाने वाली हरकत नहीं की तो। अनाहिता ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्थ, भूल के भी मत कीजिएगा अनिरुद्ध, वरना अनाहिता का एक हाथ और बंदा ऑन द अर्थ। पार्थ की इस बात पर कोई अपनी हंसी नहीं रोक पाया और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दूर खड़े दादाजी इन सबको ऐसे हंसते देख दादी की ओर देखते हैं और कहते हैं, शांति, आज बड़ी ही खुशी हो रही है बच्चों को ऐसे खुश देखकर। लग रहा है बुढ़ापा सफल हो गया। अपने बच्चों, नाती पोतों को हंसता हुआ देखकर ऐसा लगता है जैसे जीते जी स्वर्ग मिल गया हो। काश आज रघुनंदन, अनाहिता के दादाजी, ने सूर्य प्रताप के बच्चों को अपना लिया होता तो यही खुशी उसे मिल रही होती। इतने प्यारे बच्चों को देख के भी उसका मन नहीं पसीजा। खुद के बच्चे मूल होते हैं, नाती पोते तो ब्याज होते हैं। इंसान अपने बच्चों से गुस्सा हो सकता है, लेकिन अपने बेटे की औलादों पर अपना गुस्सा कैसे निकाल सकता है। दादाजी अभी बोल ही रहे थे कि वहाँ पर राधा माँ और विजय जी आ गए, जो उन्हें तिलक की रस्म के लिए बुलाने आए थे। दादाजी अब भी बोले जा रहे थे, आखिर क्या गलती थी इन मासूम बच्चों की, या क्या ही गलती की थी उनके माँ बाप ने, प्यार ही तो किया था। तभी विजय जी दादाजी के पास आकर खड़े होते हुए, शायद उनके लिए उनके रुतबे से बढ़कर कुछ नहीं था बाबा। काश उनकी सोच भी आप जैसी होती तो इन बच्चों पर भी इनके दादा दादी का हाथ बना होता। विजय जी कुछ और बोलते कि दादी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, दादी, उन्होंने जो किया इससे नुकसान उन्हीं का है और मेरे बच्चों पर तो अब भी उनके दादा दादी का हाथ है। क्या हम नहीं हैं उनके दादा दादी। विजय जी, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। पर सच कहूँ तो सूर्य की दोस्ती ही थी जिसने मुझे हिम्मत दी उस वक्त इनकी मदद करने की, वरना अंकल ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्हें सड़क पर लाने की। रिधिमा बहन की मदद की मैंने, इसीलिए तो आज तक वो हमसे दुश्मनी पाले बैठे हैं। दादा, तुमने रिया की शादी का निमंत्रण दिया है उन्हें। विजय जी, दिया है बाबा, पर लगता नहीं कि वो आएंगे। दादी, ना ही आए तो अच्छा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के चेहरे से हंसी जाए। अनाहिता ने तो फिर भी इन सबको झेलना सीख लिया है, लेकिन रुद्राक्ष, वो तो अभी बच्चा है, उसे तो पता भी नहीं कि उसका एक परिवार भी है जो उनसे बेहद नफरत करता है। ये कहते हुए दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी अनु जी वहाँ आती हैं। दादी की आंखों में आंसू देख वो रुक जाती है। राधा माँ, अच्छा अब बस कीजिए आप सब, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो खुशी का दिन है, तो बुरी बातें याद कर अपना मन क्यों कड़वा किया जाए। चलिए 11 बज गए हैं, तिलक की रस्म होने का मुहूर्त 11:10 का है। सब वहाँ से हटकर मंडप में आते हैं, लेकिन वो एक शख्स जो वहाँ खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो गुस्से में है या दर्द में। सब बधाई हो, आप इस सप्ताह के लिए अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आपको इनाम में कॉइन्स दिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही ऑडियो की दुनिया से जुड़े रहें। इस हफ्ते के एंड होने से पहले आप जितने ज्यादा ऑडियो सीरीज सुनेंगे, आपको अगला इनाम उतना ही बड़ा मिलेगा। तो देर किस बात की है, सुनते रहिए। सब वहाँ से चले गए। उस शख्स ने थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर एक बार सबको देखा और फिर किसी को फोन किया। फोन पर उस शख्स की रौबदार आवाज गूंजी, वक्त आ गया है सामने आने का। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, आर यू श्योर? उस आदमी ने फोन पकड़े हुए आंख में आंसू लाते हुए, हाँ, अब वक्त आ गया है, उन्हें जरूरत है मेरी। फोन के दूसरी तरफ, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन अभी आप निकलो वहाँ से। आदमी ने फोन कट कर अपनी जेब में रखा और सामने मंडप की तरफ देखते हुए बोला, जल्द ही मुलाकात होगी सबसे, और वहाँ से चला गया। लगभग सब मंडप में आ चुके थे। समर, अनिरुद्ध, ऋचा जी और प्रभास जी और उनके रिश्तेदार एक साइड में बैठ गए। पार्थ ने समर के सर पर रुमाल रखा और सामने रखे कलश की पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होने पर पार्थ ने एक थाल में पहले समर के पैर धोए, फिर उसकी आरती कर उसके माथे पर हल्दी और चावल मिक्स तिलक किया। उसके बाद समर को दी जाने वाली चीजों को उसे देते हुए पार्थ ने उससे अपनी बहन को जिंदगी भर खुश रखने की बात की, जिसे समर ने हंसते हुए मान ली। पूजा के खत्म होने पर पार्थ ने पान का एक बीरा समर को खिलाया और समर ने पार्थ को। तिलक विधि पूरी होने पर सब वापस गार्डन में आए, जहाँ डीजे पर गाना चल रहा था। समर आते ही सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। समर, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की। नंदिनी, वो तो हमें पहले ही पता था कि लड़के वाले बहुत बोरिंग हैं। अनिरुद्ध, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुक्ति, तुम्हें अब भी यही लग रहा है कि नंदू ऐसे कैसे कह सकती है? अनिरुद्ध, तो ठीक है, हो जाए कंपटीशन, देखते हैं कौन जीतता है। नंदिनी, ठीक है, हो जाए। नंदिनी स्टेज पर जाकर गाना प्ले करवाती है। फिर वहीं से अनिरुद्ध को देख, व्यास जी कहीं डर तो नहीं गए? अनिरुद्ध, डरे हमारे दुश्मन, ये कहकर उसने एक नजर समर की तरफ डाली तो समर ने भी थम्स अप दिखाकर उसका जोश बढ़ा दिया। अनिरुद्ध अपने कजन्स के साथ स्टेज पर आया और वो डांस करने लगे। अनिरुद्ध सच में अच्छा डांस कर रहा था, उसके सारे कजन्स उसे चीयर कर रहे थे। अनिरुद्ध का डांस खत्म हुआ और सबने एक साथ जोर से हुटिंग की। समर की मौसी की लड़की त्रिशा नंदिनी के पास आई और थोड़े एटीट्यूड से बोली, नाउ योर टर्न बेबी। नंदिनी एक झूठी स्माइल चेहरे पर लाई और उससे बोली, आई नो दैट। नंदिनी ने माइक लिया और बोली, तो हमारी तरफ से आ रही है मेरी बेस्ट फ्रेंड अनाहिता। अनाहिता ने जब सुना
तो सुननी पड़ गई। उसने रिया की ओर देखा तो रिया ने पलके झपका के उसे जाने के लिए कहा। अनाहिता स्टेज पर गई और नंदिनी के पास जाकर, आपको तो हम बाद में देखते हैं। नंदिनी, यही हूँ, जब दिल करे जितना करे देख लेना, अभी डांस पे ध्यान दे। नंदिनी अनाहिता को देख के मुस्कुराई और नीचे चली गई। ऐसा नहीं था कि अनाहिता को डांस नहीं आता था, पर अभी वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। दीदी तभी डीजे वाले ने गाना प्ले कर दिया। बोले चुनिया, एक काम बोले करो कंगना, ना। हाय मैं हो गई तेरी साजना। गाना चलते ही तो मैं ठीक है, मुझे लगा सुन सुन रही